Hello viewers, welcome back to your YouTube channel Economics X. My name is Indu Sharma. So guys, previous class में हमने एग्रीकल्चर सेक्टर देखा था. आज हम देखेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में बात हो रही है, विच मीन्स कि हम बात कर रहे हैं हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की. इंडिया में क्या था, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हुआ करते थे. इसके बारे में हमें आज देखना है कि ब्रिटिश के द्वारा हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन को किस तरीके से डिक्लाइन किया गया, किस तरीके से खत्म किया गया, राइट. तो इंडस्ट्रियल सेक्टर विच मीन्स हैंडीक्राफ्ट. सो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता क्या है. डी इंडस्ट्रियलाइजेशन विच मीन्स रिडक्शन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, विच मीन्स जब इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी कि जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट था, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, वो क्या होने लगी, डिक्लाइन होने लगी. और ये क्यों होने लगी, ड्यू टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, ड्यू टू ब्रिटिश गवर्नमेंट. ठीक है. तो जो प्राइमरी मोटिव था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, वो था टू फोल्ड में. फर्स्ट वन था रिड्यूस एक्सपोर्ट एंड सेकंड वन था एक्सप्लॉइटेड इंडिया. तो रिड्यूस एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट फ्री कर दिया गया था, यानी कि कोई ड्यूटी फ्री कर दिया गया था, जिस वजह से जो रॉ मटेरियल था वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता था. कहाँ पर, ब्रिटेन को. यानी कि जो रॉ मटेरियल होता था, रॉ मटेरियल जो होता था वो इंडिया से कहाँ जाता था, इंडिया से जाता था ब्रिटेन. ठीक है. क्योंकि ये ड्यूटी फ्री था और सस्ता था, चीप रेट पे, यानी कि सस्ते रेट पे जो ब्रिटेन इंडस्ट्रीज थी वो क्या करती थी, रॉ मटेरियल लेती थी. कहाँ से, इंडिया से लेती थी. तो एक्सपोर्ट रिड्यूस किया गया था. एंड एक्सप्लोइटेड इंडिया, इंडिया को किस तरीके से एक्सप्लोइट किया, जब रॉ मटेरियल लेता था ब्रिटेन इंडस्ट्रीज, तो वो फिनिश गुड्स को जो तैयार करता था, फिनिश्ड गुड्स को जो तैयार करता था, तो वो क्या करता था, सेल करता था. कहाँ पर, इंडियन मार्केट में. इंडियन मार्केट में अपने फिनिश्ड गुड्स को सेल करता था एट हायर प्राइस. ठीक है. अब आप कहोगे कि भाई इंडिया क्यों लेता था, इंपोर्ट क्यों करता था बाहर से, क्यों फिनिश गुड्स को लेता था, क्योंकि इंडियंस के पास इतना कोई ऑप्शन नहीं था, कोई इंडस्ट्रीज इतनी डेवलप नहीं थी. ठीक है. सिर्फ हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट था वो बहुत बहुत उसमें मेहनत लगती थी, इसलिए उसके जो रेट होते थे वो बहुत कॉस्टली होते थे. तब जो ब्रिटेन होता था वो मशीन मेड प्रोडक्ट बनाता था, तो फिर वो उसको क्या करता था, इंडिया में हायर प्राइस पे सेल करता था. तो एक्सप्लोइटेड इसलिए होता था क्योंकि इंपोर्ट फ्री था, यानी कि कोई ड्यूटी नहीं लगती थी. अगर इंडियंस जो थे वो बाहर से सामान लेते थे, फिनिश गुड्स लेते थे या कोई भी प्रोडक्ट लेते थे, तो क्या होता था कि एक ब्रिटेन के लिए जो इंडियन मार्केट थी वो एक लार्ज स्केल पे डेवलप होती चली गई. ठीक है. रॉ मटेरियल के लिए इंडिया के पास आता था, रॉ मटेरियल भी बहुत सस्ते दाम पे लेता था, और फिर रॉ मटेरियल से जो भी फिनिश्ड गुड्स बनाता था, जो भी प्रोडक्ट को तैयार करता था, उसको वो कहाँ करता था, सेल इंडियन मार्केट में हायर प्राइस पे. तो इस तरीके से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा. ठीक है. इनकिस कौन सी इंडस्ट्रीज का, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट का. इस वजह से रिजल्ट क्या आया कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो थे वो डिस्ट्रैक्शन होने लगे, और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, ब्रिटेन की इंडस्ट्री थी, वो क्या होने लगी, डेवलप होने लगी. ठीक है. क्योंकि एक्सपोर्ट को रिड्यूस किया और इंडिया को एक्सप्लोइट किया. कैसे किया था, फिनिश गुड्स को इंडियन मार्केट में सेल करके. तो ये पॉइंट हमने देखा. अब हम देखेंगे कि धीरे धीरे किस तरीके से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो अपनी पॉलिसी को, यानी कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंडिया में किस तरीके से इंप्लीमेंट कर पाया. ठीक है. तो ये पॉइंट है और ये क्वेश्चन भी बनता है कि हाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड द पॉलिसीज ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने के जो टू फोल्ड है, यानी कि दो पॉइंट है जिससे वो क्या कर पाया, अपनी पॉलिसी को, यानी कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंडिया में क्या कर पाया, सक्सेसफुल कर पाया, और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को डे बाय डे रिड्यूस कर पाया. तो फर्स्ट पॉइंट है डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट. डिके मतलब होता है कि स्लोली स्लोली कोई भी चीज नष्ट हो जाना, यानी कि स्लोली स्लोली कोई भी चीज डिस्ट्रॉय हो जाना. ठीक है. तो हैंडीक्राफ्ट धीरे धीरे क्या होने लगा, खत्म होने लगा. इसके कुछ पॉइंट से हम देखेंगे. एंड सेकंड पॉइंट है ब्लीक, यानी कि नॉशनल ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री. ब्लीक मतलब एक काल्पनिक ग्रोथ थी मॉडर्न इंडस्ट्री की इंडिया के अंदर, जिससे सबसे ज्यादा फायदा ब्रिटेन को ही था, कोई इंडियन इंडस्ट्रीज को नहीं था. बट हाँ, ये बोल सकते हैं कि एक इंट्रोड्यूस करवाया गया था ब्रिटेन के द्वारा इंडिया में कुछ इंडस्ट्रीज को, राइट. तो वो हम पॉइंट पूरा अच्छे से देखेंगे. पहले हम देखते हैं डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, यानी कि किस तरीके से हैंडीक्राफ्ट को खत्म किया गया. तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में यहाँ पर बात हो रही है. तो यानी कि पॉलिसीज, यानी कि टैरिफ पॉलिसी है, उनको कैसे कम किया गया, यानी कि एक्सपोर्ट, यानी कि टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट किया गया.
ठीक है, ताकि जो ब्रिटेन है वो इंडिया से क्या ले सके, रॉ मटेरियल ले सके। ठीक है, और टैरिफ फ्री इंपोर्ट किया गया, टैरिफ फ्री इंपोर्ट किया गया ताकि जो अपने फिनिश गुड्स को, अपने फाइनल प्रोडक्ट को तैयार करके वो इंडिया में सेल कर सके एट ए हायर प्राइस। तो इस तरीके से जो टैरिफ पॉलिसी है उसकी डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी की वजह से जो हैंडीक्राफ्ट है वो क्या होने लगा, धीरे धीरे रिड्यूस होने लगा। जो इंडियंस थे वो क्या करते थे, बाहर की चीज़ों को ज़्यादा लेते थे क्योंकि इम्पोर्ट फ्री था, और एक्सपोर्ट फ्री रॉ मटेरियल को बाहर यानी कि ब्रिटेन इंडस्ट्रीज को सेल करते थे। और जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है वो धीरे धीरे अपने आप ही इस पॉइंट की वजह से रिड्यूस होने लगा। सेकेंड पॉइंट है डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। पहले क्या होता था कि जो प्रायर ब्रिटिश गवर्नमेंट, जब यानी कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का जब रूल आया था, तो उससे पहले जो नवाब राजा एंड नवाब एंड ये जो लोग होते थे वो क्या करते थे, रूल्ड करते थे इंडियन मार्केट को। ठीक है, तो वो धीरे धीरे क्या करने लगे, पैट्रोनाइज करते गए हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को, यानी कि संरक्षण करते रहे, उसको नष्ट करने की कोशिश करते रहे हैंडीक्राफ्ट को। क्यों? क्योंकि जो हैंडीक्राफ्ट है उसका एक वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थी, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। तो धीरे धीरे वो उसको क्या करने लगे, कम करने लगे। बट जब ब्रिटिश राज यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जब रूल आया इंडिया में, तो क्या हो गया, जो प्रिंसी कोर्ट से वो क्या होने लगे, एंड होने लगे। और फिर जो हैंडीक्राफ्ट है वो कॉन्सिक्वेंटली क्या होने लगा, फॉल होने लगा, डिके होने लगा, डिक्लाइन होने लगा। नेक्स्ट आता है कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। ऑफ कोर्स जो मशीन मेड प्रोडक्ट है वो क्या होते थे, इतने कंपैरेटिवली प्राइस जो होता था मशीन मेड प्रोडक्ट का और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट का, तो मशीन मेड प्रोडक्ट जो होते थे वो एज कंपेरेटिवली चीप होते थे कंपेरेटिवली हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के। तो जो ज्यादा से ज्यादा जो इंडियन मार्केट है, इंडियन क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे किस चीज का, मशीन मेड प्रोडक्ट का। ठीक है, और लो प्राइस पे इंपोर्ट करते थे। तो जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है वो अपना आप ही डिक्लाइन होने लगा, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट में मेहनत ज्यादा थी, इंडस्ट्रीज कम थी, तो बहुत हायर प्राइस पे सेल होता था हैंडीक्राफ्ट, इसीलिए डिमांड किसकी ज्यादा बढ़ गई, मशीन मेड प्रोडक्ट की। नेक्स्ट आता है न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड। न्यू पैटर्न मतलब अडॉप्ट करने लगे वेस्टर्न स्टाइल को। ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में यानी कि ब्रिटेन कंट्रीज जो होती थी वहां पे वेस्टर्न स्टाइल बहुत ज्यादा होता था। वेस्टर्न स्टाइल होता था तो क्या होता था, इस चीज को अडॉप्ट करने लगे वेस्टर्न स्टाइल को। एंड जो हमारे जो इंडियंस थे वो क्या करते थे, जो इंडियन जो चीजें होती है उनको क्या करने लगे, रिमूव करने लगे। तो क्या होने लगा, एक कंपटीशन होने लगा। तो इस वजह से भी क्या हुआ, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट धीरे धीरे डिक्लाइन होता गया। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। ठीक है, ब्रिटेन की ही देन है जो हमारे देश में रेलवे का इंट्रोडक्शन किया गया। ठीक है, ये सबसे पहला कब स्टार्ट हुआ था, 1853 में। ठीक है, और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये बॉम्बे यानी कि थाने से, सॉरी मुंबई से कहाँ तक, थाने तक। ठीक है, कब किया गया था ये, 1853 में। और इसका इंट्रोडक्शन करवाने का मेन मोटिव ब्रिटेन का यही था कि वो अपनी जो मार्केट है उसको एक्सपेंड कर सके कहाँ पर, इंडियन मार्केट में। ठीक है, और फिर इस रेलवे को इंट्रोड्यूस करवाने की वजह से अपनी मार्केट को तो वो एक्सपेंड कर पाए, बट जो इंडियन मार्केट है वो क्या होने लगी, श्रिंक होने लगी। ठीक है, क्योंकि उनके पास इतनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज नहीं होती थी। ब्रिटेन अपने रेलवेज को इंट्रोडक्शन तो करवाया, बट वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट को हमारे इंडिया में सेल करने के लिए उसने रेलवे को इंट्रोड्यूस करवाया ब्रिटेन में। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट के, जिस वजह से हमारा हैंडीक्राफ्ट क्या होने लगा, नष्ट होने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लीक नोशनल ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। तो हमने क्या किया, कुछ मॉडर्न इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस तो किया, बट वो जो जो ये इंडस्ट्री हमारे देश में आई, हमारे इंडिया में आई, उनका मेन जो बेनिफिट है वो किसको आया, ब्रिटेन को हुआ। अंडर ब्रिटिश राज मॉडर्न इंडस्ट्री शो ओनली ब्लीक ग्रोथ। ठीक है, इन 19th सेंचुरी वो इमरजेंसी बेसिस पे इनको इंट्रोड्यूस करवाया। इसके 3 ऑब्जर्वेशन है। फर्स्ट, प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें क्या था, आयरन स्टील यानी कि टाटा आयरन स्टील कंपनी 1907 में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। तभी आया था शुगर, सीमेंट, पेपर इंडस्ट्रीज, क्योंकि क्या हो गया था, इंडस्ट्रियल गुड जो होती थी उनकी स्कार्सिटी हो गई थी पूरे वर्ल्ड में। और कब हुई थी ये, वर्ल्ड वार सेकेंड एंड फर्स्ट एंड सेकेंड के दौरान। तो इस वजह से क्या होने लगा,
कि जो इंडस्ट्रीज है उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया, कुछ इंडस्ट्रीज को। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का क्या था रोल, बहुत ही लिमिटेड था। जो ब्रिटिश प्रोडक्ट थी उसकी मार्केट बहुत लार्ज थी इंडिया के अंदर, लोग ब्रिटिश प्रोडक्ट को ज्यादा परचेज करते थे, हैंडीक्राफ्ट को कम परचेज करते थे, ठीक है। और जो रेलवे का इंट्रोड्यूस करवाया, पावर जनरेशन का, कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट, ये सब किसने इंट्रोड्यूस करवाए थे, ब्रिटेन ने, यानी कि ब्रिटिश इंडस्ट्रीज ने। तो इस वजह से जो हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर था, यानी कि जो हमारा गवर्नमेंट है उसका रोल बहुत ही कम था। एंड लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज नहीं थी हमारे देश में, क्योंकि कैपिटल की प्रॉब्लम हुआ करती थी। तो क्या होता था, ब्रिटेन हमेशा चाहता था कि हम जो भी मशीन ले या जो भी हैवी इक्विपमेंट ले, वो उस चीज के लिए हम ऑलवेज किस पर डिपेंड रहे, ब्रिटेन पे। तो यानी कि ब्रिटेन हमेशा चाहता था कि इंडिया हमेशा डिपेंडेंट बना रहे, ठीक है, किस पर, ब्रिटेन पे बना रहे फॉर हैवी इक्विपमेंट एंड मशीन्स के लिए। तो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज नहीं थी, ठीक है। लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, तब हमारे देश में सब चीजों की कमी ही थी, तो फिर डेफिनेटली जीडीपी में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाता था, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो थी वो क्या हुई थी, इन सारी चीजों की वजह से क्या हुआ था, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। किसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, ऑफ कोर्स इंडियन मार्केट को फेस करनी पड़ी, इंडियन इकोनॉमी को फेस करनी पड़ी। तो हम बोल सकते हैं कि एट लास्ट की वी कैन से दैट जो बैकवर्डनेस थी इंडियन इकोनॉमी में वो कम तो थी, बट उसका कोई डायनेमिक जो चेंजेस हुए थे उसका कोई एविडेंस नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भी मॉडर्न इंडस्ट्रीज को इंट्रोड्यूस करवाई थी वो ड्यू टू लैक ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स एंड लैक ऑफ स्कार्सिटी एंड लैक, और ड्यू टू इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से उसने इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। बट अल्टीमेटली उसका जो सारा बेनिफिट होता था वो ब्रिटेन को ही होता था, इंडियंस को नहीं हो पाता था। इंडियंस को वो हमेशा डिपेंडेंसी में ही रखना चाहती थी कि हर वक्त हर समय पे इंडिया जो है वो डिपेंडेंट बना रहे हर चीज के लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिस वजह से हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको क्या किया गया था, एक्सप्लॉइट किया गया था। किसके द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा। और ये हमने पढ़ा एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल, इंटरनेशनल ट्रेड की क्या पोजीशन थी, किस तरीके से उसने वर्क किया। फिर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर डेमोग्राफिक प्रोफाइल पढ़ेंगे। ये 3 पॉइंट और रह जाते हैं इस चैप्टर में, देन ये चैप्टर फिनिश। फिर नेक्स्ट चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे। सो गाइज आई होप आपको ये समझ आया होगा, और इफ यू लाइक सो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर मोर एंड मोर। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।